नमस्कार। कहानियों की श्रृंखला में आज हम अमृत राय जी द्वारा लिखी कहानी भोर से पहले सुनेंगे। कहानी सुनने से पहले मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानियाँ पसंद आती हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए सुनते हैं कहानी भोर से पहले। सवेरे का वक्त है। गंगा स्नान के प्रेमी अकेले और दुकेले 4-4, 6-6 के गुच्छों में गंगा तट से लौटकर दशाश्वमेध के तरकारी वालों और मेवा फरोशों से उलझ रहे हैं, मोल तोल कर रहे हैं। दुकानें सब दुल्हनों की तरह सजी बजी खड़ी हैं। कहीं चाय वाला चाय के शौकीनों को गाढ़े कत्थई रंग की चाय पिला रहा है, कहीं पान वाला चांदी का वर्क लगा बीड़ा और खुशबूदार जर्दा किसी ग्राहक को पकड़ा रहा है। एक जगह बंगला अखबारों वाला युगांतर और आनंद बाजार की हाँक लगा रहा है। सबके चेहरे पर, सबके कपड़ों में, सबकी बोली में अजब एक ताजगी है। सुनहली धूप फैल गई है जो इस बसंती मौसम में एक खास रंग भर रही है, जो कि तंदुरुस्ती का रंग है, जिसके C&D का अंग्रेज़ी दवाखाना और ढेरों आयुर्वेद औषधालय इस समय इंदुभूषण को अच्छे नहीं मालूम पड़ते। लेकिन थोड़ा ही थमकर विचार करने पर इंदुभूषण को यह समझते देर नहीं लगती कि इस वक्त फिज़ा की जो रंगत उसे दिखाई दे रही है वह हर वक्त नहीं रहती। वह तो घंटे 2 घंटे की बहार है और उसके बाद तो फिर जहाँ जिंदगी की और सभी खटर पटर हैं वहाँ हारी बीमारी भी है। इंदुभूषण को बगल से एक आवाज़ सुनाई दी, कहिए महाशय जी। इंदुभूषण को इसका ज़रा भी गुमान नहीं था कि यह वाक्य उसी पर फेंका गया है, लिहाजा वह अपने विचारों के प्रवाह में अपनी उसी धीमी चाल से आगे घाट की ओर बढ़ता रहा। इंदुभूषण को अपनी ओर मुखातिब न होते देखकर वह काफ़ी गठी हुई सी मगर अब झूली झूली मांसपेशियों का अधेड़ ठिगना सा गुंदमी रंग का आदमी, एक हाथ में कुछ साग और बैगन वगैरह एक छोटे झोले में और दूसरे हाथ में एक 1.5 पाउस आध शेर का रोहू का बच्चा लिए सामने आ खड़ा हुआ। बोलिए ना, कैसे हैं आप? हमने आपको आवाज़ दिया, आप सुना नहीं। इंदुभूषण ने उसे पहचाना नहीं। उस व्यक्ति का हुलिया, खासकर उसकी बाईं आँख की फुल्ली से इंद्रभूषण को यह चेहरा कुछ पहचाना हुआ सा तो लगा, बस इतना कि हाँ, यह शक्ल कहीं देखी है, मगर कब और कहाँ यह बिल्कुल याद नहीं पड़ता था। इसी विस्मृति की रेखा को पढ़कर उस व्यक्ति ने इंद्रभूषण के कुछ भी कहने के पहले कुछ मुस्कुराकर अपनी झेप मिटाते हुए कहा, आप हमको पहचाना नहीं? हम आपका पड़ोसी, आपका टोला में हमारा भी बाड़ी। अब इंद्रभूषण को एक एक करके सभी बातें याद आ गईं। अभी उस रोज़ यही बंगाली बाबू तो उस छोर वाले मकान में आए हैं। अभी 7 दिन भी तो हुए न होंगे। यह और इनकी 3 लड़कियां। याद आ गया बंगाली बाबू। ज़रा देर लगी, माफ़ कीजिएगा, पहले कभी भेंट नहीं हुई थी इसी से। कहिए, घर में अच्छी तरह जम तो गए आप? घर अच्छा है ना? बाहर से तो अच्छा लगता है। एक रकम भालो बाड़ी। हम लोगों का परिवार भारुम नहीं होए। आपके साथ बस आपकी 3 कन्याएं हैं शायद। उत्तर में उस व्यक्ति ने अजीब ढंग से मुस्कुरा दिया और अपने अगल बगल देखकर कहा, हाँ मशाई, और कोई नहीं, दूसरा नहीं मशाई, आपका नाम? इंदुभूषण। और आपका? बेनी माधव बोस। फिर ज़रा देर के बाद बंगाली बाबू बोले, हम सोचा आप हमारा पड़ोसी, आपसे हमारा आलाप नहीं होने से नहीं चलेगा।
आप बुरा तो नहीं मान गया? दुबला पतला गोरा सा इंदु अभी तरुणाई की उस मंजिल में है जब हर नौजवान के दिल में किसी तरुणी के निकट परिचय की भूख रहती है, जब उसे ऐसे किसी साथी की ज़रूरत होती है जिसके साथ वह अपनी नई उम्र की उस अजीब तंग करने वाली कसमसाहट को बांट सके। शायद इसीलिए बेनी माधव से मिलकर उसे मन ही मन कुछ गुदगुदी सी महसूस हुई। आते जाते उसने 2-3 बार उन लड़कियों को खिड़की में खड़े देखा था। इतवार का दिन था, सवेरे का वक्त। वह घर के सामने सहन में डेक चेयर डालकर लेटा एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। अभी अभी उसने एक कहानी खत्म की थी और किताब बंद करके वैसे ही लेटा सुनी निगाहों से सामने की ओर देख रहा था। कहानी की नायिका ने संखिया खाकर आत्मघात कर लिया था और उसकी आंख के सामने उसी का उदास मुरझाया हुआ चेहरा घूम रहा था और कान में उसी के आखिरी शब्द बज रहे थे, मैं जी नहीं सकी इसलिए मर रही हूं। इंदु का नौजवान मन इस बात को समझ ही नहीं पा रहा था। उस लड़की ने संखिया क्यों खाई? संखिया खाना ही क्या उसके लिए अंतिम राह बची थी? क्यों मरी वह? उसने क्यों कहा, मैं ऐसे समाज को लात मारती हूं? साहस, संखिया खाने का साहस था। उसका मन नायिका के आत्मघात पर विफल आक्रोश से भरा रहा था। विफल आक्रोश इसलिए कि खुद उसके मन में यही कहीं पर यह चोर था कि समाज को लात मारने की बात कहना कितना आसान है, लात मारना उतना आसान नहीं है। अभी वह इसी कश्मकश में था कि बेनी माधव बाबू फाटक में दाखिल हुए। वह धोती और मैली सी पूरी बाह की कमीज़ पहने, जो कभी सफ़ेद रही होगी। किसी नए घर में पहले पहल दाखिल होते समय जो झिझक आदमी को होती है, वही झिझक बेनी माधव बाबू को भी हो रही थी। फाटक खोलकर वह अंदर दाखिल हुए थे और आगे बढ़ने के पहले अपने इर्द गिर्द चौकन्ने खरहे की तरह देख रहे थे कि इंदुभूषण ने उठकर उनका स्वागत किया। आइए बंगाली बाबू, आज इधर कैसे भूल पड़े? बंगाली बाबू ने वहीं से कहा, धन्यवाद धन्यवाद, आप ठीक तो हैं? इंदु का स्वस्थ ताज़ा चेहरा बेनी माधव बाबू के इस निरे शिष्टाचार वाले सवाल का सबसे अच्छा जवाब था। उन्हें कुर्सी देते हुए इंदु ने कहा, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप अलबत्ता कुछ कमज़ोर दिखाई दे रहे हैं। बेनी माधव बाबू ने कहा, आपनी ता जानेन इंदु बाबू, आप तो जानता हमारी ज़िंदगी। जो बात हमारी सहानुभूति उभारने के लिए ही कही गई हो, उसे सुनकर सहानुभूति के 2 शब्द ना कहना मुश्किल होता है। इंदु ने कहा, सचमुच बड़ी कठिन जिंदगी है आपकी। आपकी बड़ी लड़की की उम्र क्या होगी बंगाली बाबू? बेनी माधव इस सवाल का आशय कुछ खास नहीं समझे, लेकिन इतना ज़रूर उनके मन में कौंधे की तरह चमक गया कि इस आदमी से आत्मीयता बढ़ाने के लिए इस मौके का इस्तेमाल होना चाहिए। बेनी माधव बाबू ने अगल बगल देखकर दबे हुए स्वर में कहा, जैसे कोई गोपनीय बात कह रहे हो। जिस लड़की की बात आप कह रहे हैं इंदु बाबू, उसका उम्र 20 साल है। उसका नाम माधवी है। उससे छोटा जो लड़की है उसका नाम पुतुल है। उसका उम्र 18 साल है। और हाशी, वो तो अभी बच्चा है, कहकर वह झेप मिटाने जैसी हंसी हंसा, एक विचित्र खोखली हंसी। इंदु को इतने तफसीली जवाब की उम्मीद न थी। वह तो यूं ही उससे सहानुभूतिवश पूछ लिया था, यह समझकर कि शायद सयानी लड़की की शादी की चिंता में बंगाली बाबू घुले जा रहे हैं, और बंगाली बाबू थे कि वंश वृक्ष ही खोलकर बैठ गए। इंदु को उस चीज़ से कुछ उलझन हुई, मगर उसने कुछ कहा नहीं। थोड़ी देर चुप बैठा, उन्हें देखता रहा, फिर बोला, अच्छा बंगाली बाबू, अब आज्ञा दीजिए, मुझे एक जगह जाना है, और कुर्सी पीछे को सरकाई। इंदु को उठता देखकर अब बंगाली बाबू को उलझन हुई।
अभी तो बात का सिलसिला ठीक से जम भी नहीं पाया और यह आदमी उठकर चला जा रहा है। काम की बात अभी हुई ही नहीं और जैसे शब्द मछली के कांटे की तरह गले में फंस रहे हों और उन्हें मुंह तक आ आकर रुक जाती थी। अपनी लड़कियों की चर्चा निकालने में भी उनका मकसद यही था कि यह जो मछली का कांटा उनके गले में फंस रहा था उसे पानी के सहारे नीचे उतार दें। इतने में ही इंदु कुर्सी से उठ गया। उसकी देखा देखी बंगाली बाबू भी कुर्सी से तो उठ गए। इंदु ने उन्हें सहारा देने की गरज से कहा, मेरे योग्य और कोई सेवा बंगाली बाबू। डूबते को तिनके का सहारा मिला। कभी कभी बात को बगैर घुमाए फिराए सीधे साधे कह देना ही कुल मिलाकर आसान पड़ता है। कुछ यही सोचकर बंगाली बाबू ने अगल बगल देखकर कुछ सहमे से स्वर में कहा, आप हमको 10 रुपया दे सकेगा? आपके रुपया हम 1 सप्ताह में पेनारा में दिन में फिरात दे देगा। आज हमारा भीषण ताकिद। इंदु ने कुछ कहा नहीं, अंदर से 10 रुपए का एक नोट लाकर बंगाली बाबू के हाथ में दे दिया और नमस्ते करके फौरन अंदर चला गया। उसको इस ख्याल से ही घुटन होती थी कि यह आदमी जो गरज का मारा मेरे पास आया है, इस 10 रुपए को पाकर मेरे सामने खीस निपोरेगा। लेकिन अंदर जाकर इंदु तत्काल फिर बाहर आया। वह चलते चलते बंगाली बाबू से कहना चाहता था कि वे अपनी लड़कियों को इस बात के लिए रोक दें कि खिड़की में बहुत ना खड़ी रहा करें, क्योंकि शहरों में तो फिर आप जानते ही हैं। उसके बाहर आने आने तक बेनी माधव बाबू फाटक के बाहर हो चुके थे। उसने उन्हें पुकारना ठीक नहीं समझा। सोचा फिर कभी कह दूंगा। कई दिन बीत गए। गोधूली का समय था। इंदु कॉलेज से लौट रहा था। आज उसे लाइब्रेरी में बहुत देर लग गई थी। उसका घर पक्की डामर की सड़कें से कोई 150 गज भीतर को हटकर है, जहां डामर की सड़क छोड़कर ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्ते में दाखिल होते हैं। ठीक वहीं बेनी माधव वाला पीला मकान है। पुतुल दरवाजे पर ही खड़ी थी। पुतुल ने उसे आवाज़ दी, इंदु बाबू। इंदु कुछ झिझकते हुए उसके पास गया। पुतुल ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, इंदु बाबू, आप कभी हमारे घर नहीं आते? इंदु ने अपने मन में कहा, लगता है बंगाली बाबू ने मेरा पूरा परिचय अपने घर वालों को दे दिया है। यह बात उसे अच्छी भी लगी। इंदु ने कहा, जी मौके की बात होती है, वैसे मैं आने की कई दिन से सोच रहा था, और मुस्कुराया। इंदु के मुस्कुराहट से पुतुल के दिल में एक धक्का सा लगा। बोली, आइए। इंदु ने कहा, अभी नहीं, घर पर लोग बाट देख रहे होंगे, हो सका तो 1-1.5 घंटे बाद आऊँगा। पुतुल ने उसी अंदाज से कहा, ज़रूर आइएगा, और फिर मुस्कुराई। इंदु वहाँ से चला तो उसके पैर हल्के पड़ रहे थे। घर में दाखिल होते ही एक छोटा सा साइबान था जो बिल्कुल अंधेरा पड़ा था। उसमें एक टूटी कुर्सी एक कोने में पड़ी थी। वहाँ बेनी माधव बाबू को ना पाकर इंदु को और आगे बढ़ने की झिझक मालूम हुई। साइबान के बाद ही एक बहुत सीला हुआ सा आंगन था, जिसमें एक अंधी सी लालटेन एक तरफ को रखी हुई थी, जिसमें लाल लाल रोशनी निकल रही थी। आंगन की छत थी। एक अलगनी पर 3-4 कपड़े सूख रहे थे। एक लाल पाट की साड़ी, 2 पेटीकोट, 2-3 बॉडीज। इंदु की हिम्मत और आगे बढ़ने की नहीं हुई। उसने आंगन में पैर रखते ही आवाज़ दी, बंगाली बाबू हैं? माधवी नीचे ही थी। इंदु की आवाज़ सुनी। बोली, आइए इंदु बाबू। इंदु ने पूछा, बेनी माधव बाबू नहीं हैं? माधवी ने कहा, कहीं गए हैं, अभी लौट आएंगे। आप ऊपर चलिए। और पुतुल को आवाज़ दी, पुतुल, तोमार इंदु बाबू एश्चेन। आंगन की बातचीत सुनकर पुतुल खुद ही नीचे आ रही थी। बोली, चलिए इंदु बाबू। इंदु ने मुस्कुराहट से उसका जवाब दिया। फिर कहा, अच्छा, मैं फिर किसी रोज़ आऊँगा। और चलने को हुआ, लेकिन पुतुल ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचते हुए बोली, आप ऊपर चलिए ना इंदु बाबू, बाबा आते होंगे।
इंदु के पैर अब भी आगे नहीं बढ़े। पुतुल ने रूठने के अंदाज में होठ निकालते हुए कहा, आप इतना डरते क्यों हैं इंदु बाबू? आप तो पुरुष मनुष्य है और हम तो लड़की, आप क्यों डरता? और एक प्रकार से खींचते हुए ऊपर ले चली। बाईं बगल से ही जीना था, संकरा सा। ऊपर जाकर इंदु ने देखा कि अगल बगल 2 कोठरियां हैं। दोनों में एक एक खाट पड़ी है और दोनों में एक एक ढिबरी जल रही है। पुतुल ने कोठरी में दाखिल होते ही चटपट बिस्तर की चादर की शॉल दूर की और इंदु की ओर ताकते हुए कहा, आइए ना इंदु बाबू, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। आप यहाँ बैठिए, बाबा अभी आएगा, थोड़ा उपेक्षा करने होगा। इंदु का मन बार बार हो रहा था कि उतरकर भाग जाए, लेकिन पैर जैसे बंध से गए थे। जाकर पुतुल के बिस्तर पर बैठ गया। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। पुतुल ने ढिबरी स्टूल पर से हटाकर ताक पर रख दी और स्टूल वहीं पास ही खींचकर बैठ गई। 1-1.5 मिनट तक पूर्ण निस्तब्धता रही। फिर उसे भंग किया। पुतुल ने, इंदु बाबू आप बहुत बुरे हैं, और मुस्कुराई। इंदु का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही सिकुड़ा सिमटा बैठा रहा और फिर चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। आपका ब्याह हुआ है इंदु बाबू? इस बेतुके सवाल का संदर्भ उसके समझ में नहीं आया, लेकिन इसका जवाब आसान था। शायद इसी ख्याल से उसने कहा, नहीं। पुतुल ने उसके जवाब में कहा, च च च च, और मुस्कुराई। इंदु ने अपने मन में कहा, ज़रा इसे देखो तो कैसे कर रही है। मुझे निरा मिट्टी का लोंदा समझ लिया है इसने क्या? कैसी अजीब लड़की है। और एक बार बहुत ज़ोर से उसका जी हुआ कि इस लड़की को, जो अभी इतनी जवान है और जो सिर्फ उसे सताने के लिए उसके बगल में बैठकर इस तरह मुस्कुरा रही है, उठाकर इसी बिस्तरे पर पटक दे और फिर उसे किसी जगह पर ऐसा हबुक कर काट ले कि खून निकल आए। मगर उसने जब्त किया। अब तक सारी परिस्थिति कुछ कुछ उसकी पकड़ में आने लगी थी और एक अजीब खिन्नता उसके मन में भर रही थी। इसी तरह कोई 10 मिनट गुजर गए। तब तक बगल की कोठरी से किसी पुरुष की भनक इंदु के कान में पड़ी। उसने पुतुल से कहा, देखिए बेनी माधव बाबू शायद आ गए। पुतुल ने इस बार एक भिन्न प्रकार की हंसी के साथ कहा, नहीं इंदु बाबू, वह तो माधवी का दोस्त है नलिन। एकाएक इंदु बिस्तर से उठ खड़ा हुआ। पुतुल भी उठ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर न जाने कैसी घबराहट लिखी हुई थी। जाइएगा, चले जाइएगा, अभी से क्यों? आप बाबा को 10 टाका दिया था ना? नहीं नहीं नहीं, पुतुल ने मना करने के अंदाज में कहा और अपने जलते हुए होंठ इंदु के होंठ पर रख दिए। यह सब ऐसा बिजली की तरह हुआ कि इंदु एकदम बौखला गया, मगर तो भी उसे लगा कि जैसे किसी ने उसके होठों पर अंगारा रख दिया हो। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गईं और नथने फड़कने लगे। उसने झटका देकर पुतुल को अलग किया और मजबूत हाथों से उसके कंधों को पकड़कर पूरी ताकत से उन्हें झकझोरते हुए भारी करख्त आवाज़ में चिल्लाकर कहा, हाँ दिए थे, इसी के लिए दिए थे। तुम उसे चुकता करोगी, तुम उसे चुकता करोगी, तुम उसे चुकता करोगी, कहते हुए उसने जोर से उसे धक्का दिया और पुतुल जाकर सीधी खाट की पाटी पर गिरी। इंदु ने ढिबरी लेकर ज़मीन पर पटक दी और कोठरी के किवाड़ों को झपाटे से बंद करता हुआ तेज़ी से कमरे के बाहर हो गया। झपाटे से दरवाज़ा को बंद होना सुनकर माधवी अपनी कोठरी से निकल कर आई। इंदु चला जा रहा था और पुतुल पाटी से लगी लगी सिसक रही थी। उसके शरीर को भी चोट लगी थी, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा और असल चोट लगी थी उसके मन को। और वह चोट सिर्फ इतनी नहीं थी कि इंदु ने उसका अपमान किया है। माधवी ने पुतुल का हाथ पकड़कर उठाने की कोशिश करते हुए कहा, पागल हो गई है पुतुल, वह चला गया, जानवर, ओ जड्डू गंवार। पुतुल को माधवी के संवेदना के ये शब्द जहर जैसे लगे। उसने आंखें उठाकर 1 मिनट अपलक देखा और आदेश के स्वर में कहा, दीदी तुम यहाँ से चली जाओ।
माधवी ने पुतुल की रोती हुई मगर कठोर आंखें देखी और ज़रा देर को ठिठक गई। फिर कहा, कैसा अजीब पागलपन है, और इंदु के लिए एक बड़े कुत्सित शब्द का प्रयोग किया। पुतुल की आंखों में सान पर चढ़ी हुई कटार की सी चमक आई और उसे नागिन की तरह फुफकार कर किंचित चढ़े हुए स्वर में कहा, दीदी तुम इसी वक्त बाहर चली जाओ। माधवी, ज़रा इस बचपन को तो देखूं। बड़बड़ाती हुई बाहर निकल गई और पुतुल वैसी ही पाटी पकड़े रोती रही। कई दिन गुजर गए। माधवी पुतुल को पूरे वक्त उदास और खिन्न देखकर बहुत परेशान रहती थी। बात यह थी कि माधवी से भी ज़्यादा पुतुल के ही सहारे इस मकान की ईंट टिकी हुई थी और अब वही पुतुल आने जाने वालों की तरफ से उदासीन हो रही थी। माधवी को यह बात बुरी लगती थी और उसने एक दो बार पुतुल को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन पुतुल को तो जैसे माधवी की शक्ल से चिढ़ हो गई थी। हर बार जब माधवी उससे कुछ कहने की कोशिश करती तब दोनों में अच्छी खासी जंग हो जाती। यहाँ तक कि एक रोज़ माधवी ने बड़े कुत्सित ढंग से कहा, हाँ हाँ बहुत देखे हैं मैंने तुम्हारे इंदु बाबू जैसे, अनेक देखची नपुंसक, बड़ा ज्ञान देने चला है ढोंगी। इसके जवाब में पुतुल ने ऐसी भयानक आंखों से माधवी को देखा कि वह एक बार डर गई। पुतुल ने दांत पीसकर कहा, चुप माधवी। माधवी को पुतुल का स्वर सांप के फुंफकार जैसे सुन पड़ा। माधवी का दिल भी कोई कड़वी जहरीले कांटे की तरह चुभने वाली बात कहने के लिए तिलमिला रहा था। उसने बड़े सादे अंदाज में लेकिन अपनी बात में जहर भर कर कहा, अच्छा तो अब आप सती सावित्री बनेंगी और आपके सत्यवान ओही ओनी, वह ज़रूर ज़रूर, और बुरा भी क्या है। और ही करके हंसी। उस हंसी से पुतुल के रोंगटे खड़े हो गए और वह रो पड़ी। माधवी ने एकदम मर्म पर तीर मारा था। पुतुल रोती रोती ही भागकर अपनी कोठरी में गई और उसे अंदर से बंद कर अपने बिस्तर पर औंधे ही गिर पड़ी और वैसे ही पड़ी न जाने कब तक उस मैली चादर को भिगोती रही। माधवी ने विद्रूप से जिस उन्हीं शब्द का प्रयोग इंदु बाबू के लिए किया था वही उन्हीं असंख्य आकाश जुगनों की तरह उसके मन में आकाश में उड़ रहा था। उसके मन के आकाश में उड़ रहा था, जल रहा था और बुझ रहा था और मन को अच्छा लग रहा था, पर उससे रोशनी बिल्कुल ही नहीं हो रही थी। उतनी भी नहीं जितनी की ताक में रखी हुई शीशे वाली ढिबरी से, जिसे इंदु ने पटक कर फोड़ दिया था और जिसे सवेरा होते ही माधवी ने फिर मंगा कर रख दिया था। निराशा की उस काली घटा में जब जुगनू चमकते थे तो जूही के फूलों की तरह सुंदर दिख पड़ते थे, लेकिन फिर अंधेरा और भी घना हो जाता था। पुतुल ने उठकर ढिबरी को भी बुझा दिया और फिर पड़ रही। वह जितनी ही उसके बारे में सोचती थी उतना ही उसे अपनी ज़िंदगी एक दलदल की मानिंद नज़र आती थी। सन 43 के उस बड़े अकाल के बाद उसके माँ बाप दोनों नहीं रहे थे और रिश्ते के इन मामा ने आगे आकर उसकी सरपरस्ती अख्तियार की थी। तभी से वह दलदल शुरू हुआ था और इस 2.5 साल में लगातार गहरा ही होता गया था। और अब क्या, अब कुछ नहीं हो सकता। और अनजाने में ही एक सर्द आ उसके मुंह से निकल गई। मेरे ज़ोर लगाने से क्या होगा, मैं ज़ोर लगा भी सकूंगी, कहाँ है मेरे पास ज़ोर। नहीं नहीं, कुछ नहीं है, यह घर ही भुतहा है, खून चूस लेता है, मेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझ में अब कुछ नहीं रहा, मुझे अब कोई कुएं से नहीं निकाल सकता। यह ख्याल आते ही उसे इंदु पर बेहद गुस्सा आया, जिसने उसके अंदर यह जहर का बीज बोकर उसके मन की शांति भी छीन ली थी। उसके आने के पहले जिंदगी जैसी भी थी, बगैर किसी बखेड़े के चली जा रही थी। अब न तो उसे अपने छुटकारे का ही कोई रास्ता दिखाई देता था
ना ही माधवी की तरह इस घटना को अपने ऊपर से वैसे झाड़ ही पाती थी कि जैसे बत्तख अपने पंखों पर से पानी को झाड़ देती है। 2 रोज़ उसने परिस्थिति से पूरा असहयोग किया, लेकिन फिर घर के वातावरण ने, घर की असली कुआं खोद और पीनी पानी पी वाली हालत ने, खुद उसके 2.5 साल के जीवन के दैनंदिनी अभ्यास ने, जो कि खून का हिसाब बन जाता है, उसके ऊपर जीत पाई और वह फिर धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी पर लौट आई। उसके अंदर कुछ कड़ियाँ टूटी ज़रूर थीं, लेकिन नतीजे पर तत्काल उसका कुछ खास असर नहीं था। पुतुल के मन में यह चीज़ सांप की तरह कुंडली मारकर बैठ गई थी कि वह दलदल में फंस चुकी है और अब उससे बाहर आने के लिए जितना ही हाथ पैर मारेगी उतना ही उसके भीतर और समा जाएगी। जाहिरा वह माधवी से पूरे पेचोताप से लड़ रही थी, लेकिन असलियत में वह अंदर ही अंदर उसके आगे हथियार डालती जा रही थी। पुतुल के पास से लौटकर उस रात इंदु को भी बड़ी देर तक नींद नहीं आई। रह रहकर उसे पेट में दर्द मालूम हो रहा था। एक अजीब तकलीफ थी जिसमें गुस्सा और पछतावा दोनों मिला हुआ था। उस वक्त उसे बेपनाह गुस्सा आ गया था, लेकिन अब तो ज्वार उतर गया था और अब उसे ख्याल सता रहा था कि मुझे लड़की के साथ ऐसा क्रूर नहीं होना चाहिए था। तुम्हें क्या मालूम कि कौन आदमी किस मजबूरी का शिकार है। बड़े पारसा बनने चले हो, सबको अच्छा खाने को मिले और अच्छी तरह रहने को मिले और मनमाफिक कपड़े पहनने को मिले तो सब ऐसे ही पारसा हो सकते हैं। मगर इसके बाद भी शरीर बेचना उसके नज़दीक एक ऐसा गंदा काम था कि इसके लिए वह पुतुल को या माधवी को या बंगाली बाबू को माफ़ नहीं कर सकता था। और वह बड़ी कोशिश करने पर भी कोई 2 बजे तक नहीं सो पाया। उसके मन ने जो एक मूर्ति अपनी गढ़नी शुरू ही की थी, उसे हकीकत के पहले ही बेदर्द हथौड़े ने तोड़कर ज़मीन पर उसके पैरों के पास डाल दिया था। एक हल्की सी गुदगुदी जो थी, उसे किसी ने चाकू मार दिया था। एक कली जो सिर्फ कली थी, जिसमें अभी गंध न थी, उसे किसी ने चुटकी में लेकर मसल दिया था। इंदु को रह रहकर लगता था कि उसे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। उस दिन से इंदु ने उधर से निकलना ही छोड़ दिया। उसने अब अपना एक दूसरा ही रास्ता बना लिया था, जो कुछ लंबा ज़रूर पड़ता था, लेकिन इंदु को पसंद था। अगर और किसी कारण से नहीं तो सिर्फ इसलिए कि उस पर बंगाली बाबू का घर नहीं पड़ता था और इस बात का डर नहीं था कि पुतुल सामने पड़ जाएगा या पुकार लेगा या बेनी माधव बाबू भटकते हुए सामने आकर खड़े हो गए जाएंगे और बड़ी सादगी से बोल पड़ेंगे, शे दिन आप आया था, हम बाड़ी में नहीं था। धीरे धीरे उस रात वाली घटना को महीने भर से ऊपर हो गया और इस बीच इंदु के दिल का घाव भी वैसा हरा न रहा और क्षोभ तो बिल्कुल ही मिट गया। उन लोगों के लिए इंदु के मन में अब केवल करुणा थी, लेकिन फिर उनके सामने जाने का साहस उसके अंदर न था। रात के 8 बजे होंगे। वह अपने कमरे में बैठा पढ़ रहा था। किसी ने दरवाजे पर हल्के से जैसे डरते डरते दस्तक दी। इंदु ने दरवाज़ा खोला। पुतुल सामने खड़ी थी। पुतुल? इंदु ठिठक गया। वह पुतुल की निगाहों से अपने आप को ऐसे बचा रहा था कि जैसे किसी जख्म को रगड़ लगने से बचाएं। पुतुल ने मुस्कुराकर कहा, नमस्कार इंदु बाबू। इंदु ने उसके नमस्कार का उत्तर देते हुए देखा कि आज पुतुल की मुस्कुराहट में एक नया ही कुछ कातर सा भाव है। विद्रूप की तो बात ही अलग है, उसमें चपलता भी नहीं है। पुतुल ने कहा, इंदु बाबू मैं आपसे माफ़ी मांगने आई हूँ। इंदु ने कहा, माफ़ी मुझसे? किस बात की? पुतुल ने कुछ कांपते हुए स्वर में कहा, नहीं इंदु बाबू, ऐसा न कहिए, मैंने खूब सोचा है, आपने ठीक किया था। इंदु ने कहा, उस बात को मत छेड़ो, मैं स्वयं। पुतुल ने बात काटते हुए कहा, कैसे नहीं इंदु बाबू, मैं कैसे भूल जाऊं? फिर 3-4 मिनट तक कोई कुछ नहीं बोला। वह पुतुल ने ही उसे मौन को तोड़ा। आप मुझे एक भीख देंगे इंदु बाबू?
इंदु के समझ में कुछ नहीं आया। वह एक ओर के नज़र फेरे चुपचाप बैठा रहा। अपनी जगह पर उसे डर भी लग रहा था कि घर वाले अगर कहीं देख लेंगे तो क्या कहेंगे। तभी उसके कान में पुतुल के शब्द पड़े, आप मेरी हाशी को बचा लीजिए, मेरी हाशी को बचा लीजिए इंदु बाबू, आप ही उसे बचा सकते हैं। वह अभी बच्ची है, अभी उस पर पाप की छाया नहीं पड़ी है। उसे नरक कुंड से निकाल लीजिए इंदु बाबू। पुतुल जैसी जल्दी जल्दी बोल रही थी कि जैसे कोई बीच में उसका गला घोट देगा। बात खत्म करते करते पुतुल की आंखों में झरझर आंसू बहने लगे। इंदु का मन भी आर्द्र हो आया और एक बार बड़े ज़ोर से उसका जी हुआ कि आगे बढ़कर पुतुल को अपनी बाहों में लेकर उसके बकुल सुगंधित बालों में हाथ फेरे और पुचकार कर कहे, चुप चुप, रोते नहीं पगली, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे। लो यह पानी लो मेरे हाथ से और मुंह धो डालो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाशी जैसी तेरी बहन वैसे मेरी बहन। ये सारे शब्द उसके अंतस में बने और वह पुतुल की ओर एक डग बढ़ा भी, मगर रुक गया। झाड़ियाँ, चट्टानें, संस्कार, इंदु का मुंह न खुला। उस क्षण पुतुल का रोम रोम सहारा मांग रहा था, मगर हाय, वह सहारा न आया, न आया, न आया। उन 2-4 क्षणों में पंचांग ने न जाने कितनी शताब्दियां पलट डालीं और आखिरकार पुतुल रोते रोते ही दरवाजे की ओर मुड़ी और बुझती हुई दीप शिखा की तरह भभक कर बोली, जाने दीजिए इंदु बाबू, भूल जाइए कि मैं कभी आई थी। इंदु सिर झुकाए खड़ा रहा और पुतुल जिस अंधेरे से आई थी फिर उसी अंधेरे में लौट गई। इन 10 बरसों में मेरी ज़िंदगी ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं, मगर आज भी पुतुल मेरे दिल में रह रहकर चिलक उठती है, क्योंकि वह कमज़ोर नपुंसक इंदु मैं ही हूँ। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।